दोस्तों अगर आपको ये लगता है ना कि सप्लाई और डिमांड जोन सिर्फ इसी तरीके का होता है तो मुझे लगता है कि शायद आप गलत सोचते हैं। आप कोई भी वीडियो यूट्यूब वीडियो उठा के देख लो या कोई भी कोर्स देख लो, सब यही बताते हैं कि भाई इसी तरह से आप मार्क कर लो, यहीं पे आपका प्राइस रिएक्ट करेगा। लेकिन ये वीडियो पूरी देखना, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो सप्लाई और डिमांड जोन जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 बताऊंगा जो बहुत पावरफुल है और वही मैं भी यूज़ करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपका सप्लाई एंड डिमांड जोन को लेके आपकी जो बेसिक नॉलेज है अगर वो क्लियर नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो बना देख सकते हैं, ये पार्ट 1 है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ शुरुआत में। देखो मार्केट में ना हर ट्रेडर की अपनी अपनी टेक्निक होती है जो वो यूज़ करता है, आपकी भी कोई ना कोई होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम इतने टेक्निकल हो जाते हैं कि सिंपल सी चीज़ को भी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। और सच तो ये है कि हमें प्रोसेस को जितना हो सके सिंपल रखना चाहिए। हमें मार्केट में बस ऐसी चीज़, ऐसे पॉइंट को ढूंढना होता है जहाँ पे प्राइस के रिएक्ट करने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, बस। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जोन को ड्रॉ करते वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं। आप जब भी जोन को ड्रॉ करते हैं कि आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए, एक लॉजिकली जोन को आप ड्रॉ करो। एक्यूरेसी कम भी होगी तब भी चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ना शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहला बताऊंगा फ्रेश सप्लाई जोन क्या होता है। देखो जब मार्केट में प्राइस एक स्पेसिफिक लेवल से बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, इसका मतलब होता है कि उस एरिया में सेलर्स ने अपने बड़े बड़े सेलिंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सेलिंग ऑर्डर होते हैं जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर हो गए या फिर कोई बैंक के ऑर्डर हो गए। बायर्स ने उस वक्त प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन सेलर्स के ऑर्डर इतने बड़े थे कि प्राइस तेज़ी से नीचे गिर गया। और जब आप चार्ट पे ऐसे जोन को देखते हो और देखते हो कि प्राइस अभी तक वापस से दोबारा उस जोन पर नहीं गया है, तो वो हमारे पास बन जाता है फ्रेश सप्लाई जोन। और फ्रेश सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बताए क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो भी पेंडिंग ऑर्डर वहाँ पे लगे होंगे सेलिंग के, वो अभी भी वहीं पे पेंडिंग होंगे, वहीं पर ही होंगे। और जब प्राइस दोबारा से वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स उनके कंप्लीट हो जाएंगे और प्राइस वापस से फिर नीचे गिरेगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, सप्लाई जोन वो होता है जहाँ पे सेलर्स अपने ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं और डिमांड जोन पे बायर्स अपने ऑर्डर लगा के बैठे होते हैं। और जितना ज़्यादा फ्रेश जोन होता है वहाँ पे उतने ही ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, और जब प्राइस वहाँ पे जाता है तो वो उतनी ही तेज़ी से फिर रिएक्ट भी करता है। लेकिन अगर वही जोन बार बार टेस्ट हो रहा है ना, जैसे कि आपको हर यूट्यूब वीडियो वगैरह में बताया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जोन अब वीक होने लगा है, मार्केट अपनी नई डायरेक्शन में जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के सप्लाई एंड डिमांड जोन की, जिसको हम बोलेंगे RBR एंड DBD। RBR होता है रैली बेस्ड रैली और DBD होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। देखो मैं पहले 2 वर्ड का मतलब बता दूं। रैली का मतलब होता है जब प्राइस तेज़ी से ऊपर जाता है, और ड्रॉप का मतलब होता है जब प्राइस तेज़ी से नीचे गिरता है। सबसे पहले हम बात करते हैं RBR जोन की। ये जोन दोस्तों तब बनता है जब प्राइस पहले थोड़ा सा रैली करता है, फिर एक बेस या फिर कंसोलिडेशन जोन बनाता है, उसके बाद फिर से रैली करता है, अपने रैली को कंटिन्यू करता है। अब बात यहाँ पे आती है DBD जोन की। ये बिल्कुल RBR का ऑपोजिट होता है। जब प्राइस गिरता है, तेज़ी से नीचे गिरता है, उसके बाद फिर से बेस या फिर कंसोलिडेशन बनाएगा और फिर से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। और अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये तो एक फ्लैग पैटर्न बन गया ना, बुलिश फ्लैग पैटर्न और बेरिश फ्लैग पैटर्न। तो कई ट्रेडर दोस्तों इसको फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं और कुछ ट्रेडर इसको रेंज बोलते हैं। नाम चाहे कोई भी दे दो इसको दोस्तों, प्रिंसिपल एक ही होता है कि प्राइस अपने ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, छोटा सा बेस लेता है, फिर वापस से अपने ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाता है। अब रैली बेस्ड रैली को मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कैसे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली करता है, फिर एक बेस या फिर कंसोलिडेशन फेज बनाता है, उसके बाद जब प्राइस बेस के ऊपर ब्रेकआउट करता है, रैली दोबारा से शुरू हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली जब प्राइस रिट्रेस करके दोबारा इसी बेस जोन को टेस्ट करता है तो वहाँ से फिर से बाउंस लेता है। तो यहाँ तो हमें ये प्रूफ साफ साफ मिल जाता है कि सप्लाई और डिमांड जोन का प्रिंसिपल अभी भी यहाँ पे काम कर रहा है। बायर्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं यहाँ से। और अब इसका हम ऑपोजिट एग्जांपल ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस कैसे तेज़ी से नीचे गिरता है, थोड़ा सा बेस या फिर कंसोलिडेशन फेज बनाता है, उसके बाद फिर से अपने फेज में वापस चला जाता है। दोनों ही केस में दोस्तों ये जो बेस जोन बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग है, तो यहाँ से एक मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे टाइप के सप्लाई एंड डिमांड जोन एरिया की। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रैली बेस्ड ड्रॉप जोन की। ये जोन तब बनता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और ऊपर रैली करता है, फिर उसके बाद एक छोटी सी बेस या फिर कंसोलिडेशन फेज बनाता है और वहाँ से फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश तो की थी, और जैसे प्राइस अपने कंसोलिडेशन फेज़ में आता है तो वहाँ पे जो सेलर्स ने अपने ऑर्डर पेंडिंग रखे थे वो वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस फिर वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि आरबीडी जोन में बेस हमेशा बड़ा या फिर मल्टीपल कैंडल से बने, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी छोटी या फिर 2-3 कैंडल भी एक छोटा बेस बना सकती हैं, जिससे कि प्राइस रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है हमें। अब मैं बात करता हूँ कि ड्रॉप बेस रैली जोन की। ये जोन तब बनता है जब मार्केट में पहले एक डाउन ट्रेंड होता है, नीचे गिरता है, फिर एक छोटा सा बेस या कंसोलिडेशन फेज बनाता है और उसके बाद बायर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। सिंपल शब्दों में समझो दोस्तों, सेलर्स ने पहले मार्केट नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स अपने पेंडिंग ऑर्डर के साथ वहाँ पे ऑलरेडी बैठे थे, और जैसे प्राइस अपने इस फेज़ में आया तो वहाँ पे जो पेंडिंग ऑर्डर थे बायर्स के वो एक्टिव हो गए और प्राइस वहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। और इसमें भी एक बात ये ध्यान देने वाली है दोस्तों कि डीबीआर जोन में भी बेस का बड़ा होना ज़रूरी नहीं होता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना फ्रेश जोन, आरबीआर, डीबीडी, आरबीडी एंड डीबीआर। सबसे एक्साइटिंग बात और सबसे ज़रूरी कि इन जोन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इनको ट्रेड कैसे करेंगे, और वो मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए दोस्तों। तो उसको देखना ज़रूर मत भूलना, और आप जाके जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। गुड नाइट।